जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। हमारा आज का शो एक बहुत ही ख़ास शो होने वाला है। इस शो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मसले के हवाले से, और ये मसला है नौजवानों की शादी, यानी कि लड़के और लड़कियों की शादियों का मसला। हमारे बड़ों और बुज़ुर्गों के ज़माने में वालिदैन अपने बच्चों की शादी जहाँ तय कर देते थे, बच्चे हतमी तौर पर मान जाते थे और वहाँ शादी कर लेते थे। लेकिन अब की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अब बच्चे चाहते हैं कि ज़िंदगी के बहुत सारे दूसरे फैसलों की तरह शादी के फैसलों में भी उनकी मर्ज़ी शामिल हो। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों का ये फ़ैसला किस हद तक सही है और किस हद तक गलत। आज के शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जो फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को तलाश करने के लिए, अपनी आइंदा ज़िंदगी के हवाले से, वो किस हद तक उनके मुस्तक़बिल के लिए बेहतर साबित होता है। तो आइए चलकर लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि शादी के मामले में वो क्या सोचते हैं। कहती है लव मैरिज, मेरा तो एक्सपीरियंस में लव मैरिज ये होता है डिटेल के साथ कि हर अपना लाइफ बंदा खुश रहता है। यानी आपका पहले लव अफेयर होता है, आपको पता था आपकी वाइफ को ये चीज़ चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है। अरेंज मैरिज होता है, आपको पता नहीं चलता, उसमें लड़ाई झगड़े, यानी आपका ज़हनी सुकून नहीं होता। आपने शादी की है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 शादियाँ की हैं, दोनों लव मैरिज है माशाल्लाह मेरी। अच्छा, 2 लव मैरिज? जी जी दोनों लव मैरिज हैं। तो ये मोहब्बत क्या 2 दफ़ा हो सकती है? जैसे ज़ाहिर बात है, हमारे इस्लाम ने इजाज़त दी है, हम शादियाँ 4 कर सकते हैं। ऐसी कौन सी खूबी थी दूसरी में जो पहली में नहीं थी? बस अचानक पता ही नहीं चला। आपको पता है प्यार अंधा होता है, तो प्यार का पता नहीं चला, प्यार हो गया। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैंने निकाह को तरजीह देनी है, तो मैंने निकाह कर लिया। मियाँ और बीवी का जो लफ्ज़ है ये बेसिक 2 पहिए हैं गाड़ी के। अगर जब ये 2 मिलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी, उसके बिना तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो घर वालों को भी लेकर चले, अपनी फैमिली को, अपने मामलात को, अपने शौहर को, हर चीज़ का मुतवातिर ख्याल करें, फिर तो ये रिश्ता इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से कामयाब होगा। शादी के बाद वो कहेंगी मुझे जॉब करनी है, करने देंगे आप? देखें, हमें अपनी सोच को तब्दील करना चाहिए। इस मुल्क को, इस माशरे को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो डिज़र्व करती है, अगर वो एजुकेटेड है, तो बिल्कुल करनी चाहिए। बच्चों की शादियों के लिए घर घर जाकर रिश्ते तलाश करने की रिवायत अब माजी का ट्रेंड बन चुकी है। लिहाजा वालिदैन भी अब इस तकल्लुफ़ से बचना चाहते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने किया ये कि मैच मेकर्स की खिदमत हासिल कर ली, जो घर बैठे उनके सामने अंदरूने और बैरूने मुल्क के बेशुमार रिश्तों के ऑप्शंस पेश कर देते हैं। लड़के और लड़कियां अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, उनकी लाइफ पार्टनर में क्या खूबियां होनी चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए हमने कराची और लाहौर के कुछ मैच मेकर से रब्ता किया और उनसे पूछा कि बताइए नौजवान नस्ल क्या सोचती है। लड़कों की भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो गई हैं, इसी तरीके से लड़की वालों की भी डिमांड्स कुछ कम नहीं है। लड़का चाहता है कि गोरी लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो, लंबी लड़की हो, रंग उसका बहुत ज़्यादा गोरा हो। इसी तरीके से लड़की वाले कहते हैं कि लड़की जो है, लड़का जो है सेटल्ड हो, पैसा हो उसके पास, फैमिली जो है वो छोटी फैमिली हो, बल्कि लड़का जो है वो इंडिपेंडेंट हो, अकेला लड़का हो, कोई आगे पीछे ना हो। तो जो है वो इसी तरह की जो डिमांड्स हैं, जो परफेक्ट इंसान तलाश करते हैं, उसकी वजह से शादी के मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम बज़ाहिरी शान और शौकत पे फोकस ज़्यादा करते हैं, हम किरदार को नहीं देखते, हम सोशल स्टेटस पे फोकस करते हैं, हम वेल्थ पे फोकस करते हैं, जबकि इन दी एंड आपने रहना कैरेक्टर के साथ होता है। फिर जब वहाँ पे जाके कंपैटिबिलिटी या माइंडसेट्स नहीं मिलते और झगड़े होते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि हमने गलत चीज़ पे फोकस कर लिया। तो जब हम शादी या रिश्ता कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा हमारे बराबर के लोग हैं, नहीं हैं, सोशल स्टेटस में दौलत कितनी है, पैसे कितने हैं, और वैसे ज़िंदगी जो है माली या मटीरियलिस्टिक एंगल से किस तरह की गुजरेगी, ना कि हम ये देखते हैं कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है या इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला जो आता है वो शादियों में आजकल वो यही है। आजकल आपको पता है डिवोर्स रेशियो भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसी वजह से बढ़ गया है कि सब्र तहम्मुल अब ख़त्म हो गया है। एक्सेप्ट पहले कर लेते थे हर बुराई और अच्छाई को, लड़की वाले लड़के वाले बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की बात को समझ लेते थे, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे। लेकिन अब जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर ना इख्तलाफात हो जाते हैं, बीच में फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। लड़का जो है वो चाहता है कि ऐसी बीवी उसको मिले जो खूबसूरत भी हो, गुड लुकिंग भी हो और जो है पढ़ी लिखी भी हो, वक्त पढ़ने पर जो है वो घर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सके,
कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो उसके साथ आगे तक घर संभाल सके। जो एक्सपेक्टेशंस लड़की वालों की तरफ से आजकल होती हैं शादी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और शायद अनरियलिस्टिक भी होती हैं। अगर आप 25-26 साल के लड़के से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके पास बंगला भी अपना हो, गाड़ियाँ भी हों, जॉब भी स्टेबल हो, कारोबार भी अपना हो, तो अभी जो बेचारा अभी ग्रेजुएशन करके निकला है उसके पास कहाँ से ये चीज़ होंगी, अनलेस वो कोई जद्दी पुश्ती अमीर ज़्यादा है। तो ये एक्सपेक्टेशंस समवट अनरियलिस्टिक भी हैं और फिर वही बात आ जाती है कि माली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना कि कैरेक्टर पे। और फिर माँ बाप, क्योंकि इस एंगल से माँ बाप की सोच शायद अभी तक इस तरह से इवॉल्व नहीं की, तो वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जबकि लड़का लड़की ख़ुद जो हैं वो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा देख रहे होते हैं। शादी के खूबसूरत बंधन के बारे में एक्सपर्ट्स के ख्यालात तो हमने आपको सुनवा दिए। अब चलकर बात करते हैं कुछ लड़कियों से कि ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर और ख्वाबों के शहजादे के बारे में उनके तसव्वुरात क्या हैं और वो क्या सोचती हैं। आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ आपने सोची हुई हैं? क्वालिटीज़ ऑफ कोर्स अच्छा कमाता हो और ख़ुद का घर हो उसका। आजकल जैसे टाइम चल रहा है आई थिंक हर बंदे को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। और गुड लुकिंग भी हो। कोई हीरो है जिसकी शक्ल से मिलती है उसकी शक्ल? नहीं, मैं फिल्मी दुनिया से बाहर हूँ रियलिटी को पसंद करती हूँ, तो आई थिंक जैसा भी हो लॉयल इंसान होना चाहिए। आपने अपने बारे में क्या सोचा? कोई पसंद है आपको? नहीं। तो कैसे वो आपका जो ख्वाबों का शहजादा है वो कैसे आपके सामने आएगा? मुझे नहीं पता। अच्छा, सॉरी। तो अभी आपको अंदाजा नहीं है? नहीं। सही है। तो लेकिन आप चाहती हैं कि लव मैरिज हो? मैं अपने लिए नहीं चाहती, मैं ऑब्वियसली जनरल एक मेरी ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ। बिल्कुल सही है। मतलब आप चाहती हैं कि कौमी सतह पे एक मुहिम चलाई जाए। हाँ। और सब लड़कियां अपनी पसंद की शादी करें। पसंद की शादी करें, पसंद की शादी इन सेंस कि अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें कि ये मेरी पसंद है, आप लोग देखें इसको कि ये सही है या नहीं। ऑब्वियसली उनकी राय लेके फिर आप जाके कोई डिसीजन ले लें। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल रिबल बन के कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो कि आपको कल को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये बताइए कि लड़की को शादी के बाद जॉब करनी चाहिए? जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे टाइम चल रहा है कि दोनों मियाँ बीवी को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। बिल्कुल सही है, लेकिन ससुराल वाले अलाउ नहीं भी तो करते हैं ना? नहीं, आजकल करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। At least honest हो, that's all, I guess. ये तो इक्वालिटी हो गई। और And God fearing हो, I think यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इंसान एडजस्ट कर जाता है। शादी से पहले पता चल जाता है कि लड़का जो है वो सही हमने लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया है या नहीं? आई थिंक वही बात नहीं, शादी जुआ है कि सही चल जाए तो, लेकिन ये कि आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बेशक आपकी लव मैरिज हो बेशक अरेंज मैरिज हो। शादी जो है ना वो कोई फैंटेसी और ये नहीं, और ये नहीं होता कि एक शादी आपकी नहीं सही चली चलो दूसरी कर लेते हैं, दूसरी नहीं सही चली चलो तीसरी कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब शादियाँ एक जैसी होती हैं। क्या बात हाँ है। तो इसमें यही होता है, आपने फर्स्ट टाइम भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेकंड टाइम तो क्यों ना फर्स्ट टाइम ही कॉम्प्रोमाइज़ करके इस चीज़ को सही लेकर चलें। कौन सी शादी सही होती है, लव मैरिज या अरेंज? लव मैरिज। अच्छा, क्यों? क्योंकि बस वो आपका पसंद होता है और खुश रहते हैं आप, इस वजह से। खुशी कैसे मिलती है, खुशी किसे कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया आज तक। जब पसंदीदा मर्द होगा तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी होगी कि पसंद किया है। वो एक हम लोगों ने माइंड सेट किया होता है कि फैमिली ने पसंद किया है, तो शायद नुक्स निकालते हैं हम बीच में से, इस वजह से। सही है। अरेंज मैरिज का नुकसान क्या है? नुकसान नहीं है, बस मैं कहती हूँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो लव मैरिज में भी होगी, अगर अरेंज मैरिज में भी आप करना चाहेंगे अंडरस्टैंडिंग तो उसमें भी होगी। पर्सनैलिटी भी मुझे लगता है मैटर करती है कि अगर दौलत नहीं है तो प्यारा होना चाहिए, उसमें भी गुजारा हो जाता है। शादी चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में क्यों ना हो रही हो, लेकिन उसमें एक रिश्ता ऐसा होता है जिसकी रजामंदी के बगैर शादी नहीं हो सकती, खुसूसन बड़े सगीर पाक व हिंद में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जी हाँ, और वो रिश्ता है लड़के या लड़की की माँ। जी हाँ, जब तक लड़की की माँ या लड़के की माँ की मर्जी ना हो तो शादी हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकती। आइए चलकर कुछ माँओं से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा दामाद चाहिए या उन्हें कैसी बहू चाहिए। एक मोहतरमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक बेटे की शादी कर चुकी हैं और अभी एक बेटे की शादी इन्होंने और करनी है। तो अगले बेटे की शादी के लिए क्या क्वालिटीज़ तलाश कर रही हैं ये अपनी होने वाली बहू में, इनसे पूछते हैं। जनाब, मैं क्या बताऊं, ऐसा क्या हो गया जो आप बताना नहीं चाहते? नहीं, बस वो क्या बताऊं मैं आपको, क्वालिटीज़ बहुत कुछ होनी चाहिए
मगर बहुत मुश्किल है मिलना। अच्छा, जी। क्या क्या जहन में सोचा हुआ क्या आपने? हमने तो कुछ भी नहीं सोचा हुआ कुछ भी नहीं था, मगर कुछ अलग ही हो गया। अच्छा, हाँ। ये तो पिछले वाले बेटे के मामले में हुआ ना। अब दूसरा वाला कहते हैं कि मैं करूंगा ही नहीं। क्यों? उसको नहीं करनी, अमेरिका में है वो। अच्छा, हाँ, तो तो वो नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि वो आपसे पूछे बगैर कर ले अमेरिका नहीं में। नहीं, कर ले, नहीं करता। क्या क्वालिटीज देखती है बहू के लिए, सोचती अरे क्या है? भाई सीधी सादी सी हो, मैं तो कुछ भी नहीं क्वालिटीज चाहिए मुझे, अच्छी हो बस, और समझदार हो, घर का सब कुछ समझ में आता हो, घर के घर के काम घर करे, के झाड़ू पोछा? मतलब झाड़ू पोछा नहीं करे, मगर वो जो है उसको जैसे तरीका आता हो खाना का रखने का, पकाने का, चीज़ें रखने का तरीका आता हो, हर चीज़ को मैनेज करने का तरीका आता हो। तो आप ये तो नहीं कहेंगी बाद में कि मैंने जो बेटे को इतने साल में जो है वो तामीर किया और उसने फौरन चुरा लिया उसको? जब भी तो नहीं कर रही शादी, क्या मतलब? दूसरे वाले की। अभी तो आप जो है ये कह रही हैं कि जो अमेरिका वाला है वो तो करना ही नहीं चाहता, तो अब आप कह रही तो हैं मैं मैं नहीं उससे चाहता। बोलती हूँ तो कहता नहीं करना मुझे। बेटा नहीं आपका करता। बहुत फर्माबरदार लगता है मुझे। वो बहुत अच्छा मेरा बच्चा है, है ना? पहले वाला नहीं था अच्छा? बहुत जिद्दी था, जिद्दी है। अच्छा, तो उसने शादी की अपनी पसंद से की थी? नहीं, मेरी भी पसंद है उसमें। बिल्कुल सही है। जी। पछता रही हैं? नहीं, फिर मैं इधर आ गई हूँ, कराची से इधर आ चुकी हूँ। अच्छा। एक ये हाल हुआ है मेरा। आपकी नज़र में आइडियल बहू का तस्वुर जो है वो क्या है? अगर बंदा खुद ठीक है तो फिर मैं कहती हूँ अगला भी ठीक ही होगा। अच्छा, हाँ, नहीं आपने कुछ तो सोचा होगा। सोचा तो यही है कि अच्छी हो बहू, बाकी ये तो अल्लाह पे है ना। फिर कितने % दखल होना चाहिए माँ की मर्जी का बेटे की शादी में? ये इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, लेकिन अगर वो जैसा भी मतलब करना चाहें। बेटे की शादी के अंदर जो है वो माँ का कितना दखल होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। उसने बेटे को पैदा किया, उसे बड़ा किया, बहुत सारी उसके ख्वाब हैं उसके लिए, तो फिर बहू तो खुद पसंद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बेशक बेटे की मर्जी शामिल हो, लेकिन माँ की भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो माओ के जहनों में, बेटे की माँ के जहन में ये तस्वुर भी तो होता है ना कि भाई मेरे स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए, उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हुए होते हैं। बिल्कुल बनाए होते हैं, ये भी तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो फिर थोड़ा बेटे का लिहाज भी कर लेना चाहिए। अब जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना। लेकिन लगती नहीं है ना, वो तो सोचती है कि मैंने इसको इतने सालों में इसकी तरबियत की, बड़ा किया, और ये एक आ गई है जो मेरा हक है, वो फिर अपना जताती है, माँ है ना वो आकर, ये तो फिर। लेकिन तो माँ भी तो कभी बहू थी। हाँ, ये तो है। तो फिर वो क्यों नहीं सोचती है? नहीं, फिर वो खुद गर्ज हो जाती है। हाँ, अपनी, हाँ बिल्कुल हो जाती है। तो हमारी सोसाइटी में तो बहुत होता ही है। बहुत होता है, ये बहुत है और इसीलिए बहुत मसले भी तो पैदा हो रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में अब। बिल्कुल। क्या क्या समझती हैं आप, माएँ कैसे मसले क्रिएट कर रही है? थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें आज़ादी देनी चाहिए बेटे को, बहू को। ये है कि बहुत ना उस पर करें ना अपना, तो इंशाल्लाह फिर अच्छा रिश्ता हो जाएगा कायम। अच्छा, क्या आपके जहन में बहू का तस्वुर क्या है? नहीं, बस एक अच्छी सी बच्ची हो और मतलब जो फैमिली के साथ चल सके, क्योंकि हम खुद फैमिली के साथ चलने वाले हैं, तो उस तरह ही है। आपकी नज़र में कामयाब शादी का सीक्रेट क्या है? मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट एक दूसरे की है, इन लॉज की भी रिस्पेक्ट करे, हमें भी बच्ची की रिस्पेक्ट, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मैटर यही कर रहा होता है, एक दूसरे को इज़्ज़त दें, लें और दें। सास जो है जी, वो माँ बन सकती है बहू की? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसे बन जाती है। ये तो बस वो कुछ लोगों के मतलब आप समझे कि 99% जो लोग हैं ना, मेरे ख्याल में अच्छी हैं। क्या क्वालिटीज तलाश करती थी आप बहू में? घर बसाने वाली हो, फैमिली को लेके चलने वाली हो, फैमिली को जोड़ने वाली हो, और मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटे का भी ख्याल रख रही है, हमारा भी ख्याल रख रही है। सही है, बिल्कुल। सास जो है वो माँ बन सकती है लड़की की? बिल्कुल बन सकती है, अगर सास जो है ना शुरू से ये दिमाग में डाल ले कि भाई जो मैं लेकर आ रही हूँ ना, असल में वो मेरी बेटी है, जो मेरी बेटी है वो किसी और के घर की बेटी है, तो फिर बन सकता है। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम टिपिकल लेके बैठ जाए कि भाई सास जो है तो वो लड़ाका ही होगी, वो लड़ती ही रहेगी, वो बहू के साथ उसने एक टसल शुरू कर देनी है। अब हर इंसान ना अपग्रेड होता रहता है। अब मेरा भी ओहदा बढ़ गया है, पहले मैं बेटे की माँ थी,
अब मैं बहू की सास हूँ। अब मैंने अपना बेटा अपनी बहू को सौंप दी है। अब जो काम मैं करती थी अब वो मेरी बहू कर रही है, तो मैं तो खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे बेटे को संभाल लिया, मेरी जिम्मेदारियाँ उसने ले ली। आप जो हैं अपनी बहू की माँ बन सकती हैं? बन सकती हूँ। कैसे? मैं वही सलूक करूँगी जो मैं अपनी बेटियों के साथ करती हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं हमारे माशरे में। होगा, हर बंदे की अपनी नेचर है, मेरी ऐसी नेचर है। क्योंकि मेरी सास की ऐसी नेचर थी। उन्होंने हमें बेटियां बना के रखा, कभी भी बहू समझा ही नहीं, बेटों को डांटा, बेटियों को नहीं, हमें नहीं डांटा। क्या बात है। अब मैंने यही सीखा है उनसे। बिल्कुल सही है। मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो बाद में जब बेटा आपको टाइम नहीं देगा तो आपको बुरा लगेगा? क्यों, टाइम उसके लिए है, मेरे शौहर हैं मुझे टाइम देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, सही है। तो दोनों बेटों की शादी जो है वो आप अरेंज करेंगी? हाँ, अरेंज लव नहीं करेंगी? अगर उसको मोहब्बत हो जाए तो हम करेंगे, हम तो कह रहे हैं ढूंढ लो। जो दामाद है होने वाले, उनकी क्या क्वालिटीज आपके जहन में है? पहली जो बात है वो ये कि जैसे मेरे मियाँ हैं वो मेरी फैमिली में बहुत फेवरेट थे सबके, स्पेशली मेरी मदर और मेरे फादर के बहुत फेवरेट थे। ही वॉज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, बहुत बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और रिस्पेक्टफुल। और जो मेरे फादर को उनकी क्वालिटी बहुत पसंद थी, हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आई थिंक मैं भी ऐसा ही चाहूँ। बिल्कुल सही है। अगर अच्छा रिश्ता पाकिस्तान से बाहर से आया तो आपका जवाब क्या होगा? वो भी डिपेंड करता है कि वो पर्सनैलिटी कैसी होगी, बाहर या अंदर डजंट मैटर। आपके शौहर की कौन सी ऐसी खराबियाँ हैं जो आप चाहती हैं कि दामाद में ना हो? कदर नहीं की जाती। जैसा कदर जैसे मैं सोचती हूँ शायद मेरे लेवल बहुत ऊंचे हैं कदर करना है, और शायद मेरी सोच है, शायद ऐसा ना हो सकता है ऐसा ना हो। कोई एक बात जो आप चाहती हैं कि ये खूबी अगर हो तो दामाद फिर मैं बस फौरन हाँ कर दूंगी? अगर वो मेरी बेटी को खुश रखे। शादी के बंधन के हवाले से नौजवान नस्ल चाहे जो कुछ भी सोचती हो, लेकिन इस हवाले से हमारा दीन मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। इस हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए हमने मारूफ इस्लामी स्कॉलर ज़ुनैरा अंबर से रब्ता किया और उनके सामने रखे कुछ सवालात। आइए आपको सुनवाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीस मुबारक है कि निकाह जो किया जाता है 4 वजूहात की बिना पर किया जाता है: दीनदारी, हसब नसब, हुस्न जमाल या मालो दौलत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे खैर नसीब हुई जिसने दीनदारी को तरजीह दी। तो रूल ये है कि चाहे लड़के का रिश्ता देख रहे हैं या लड़की का, टॉप प्रायोरिटी आपकी अखलाक या दीनदारी होनी चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल मज़हब है, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि ये दीन फितरत है, तो यहाँ कंपैटिबिलिटी को भी देखने की इजाज़त दी गई। यानी लड़के और लड़की के फैमिली बैकग्राउंड्स, उनकी एज, उनका हसब नसब और उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनकी एजुकेशन, इसकी कंपैटिबिलिटी भी अगर देखी जाए तो शरन बिल्कुल जायज़ है। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन करने की, एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मामला देखिए कि दीनदारी टॉप प्रायोरिटी है। जब लड़की की बात थी तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दीनदारी को तरजीह दी वो आबाद हुआ और जिसने मालो दौलत को तरजीह दी वो तबाह हुआ। जब लड़के की बात थी तब भी आपने फरमाया, सहाबा कराम के अक्सर वाक़यात हैं कि आपने फरमाया कि जिसने अल्लाह के हुकूक को पूरा रखा है तो उसको बेटी दे दो, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी के हुकूक भी अदा करेगा। तो जब भी तालीमात मुस्तफ़ा से पता चलता है कि कोई तकवा वाला है, अच्छी सीरत वाला है, तो तरजीह उसको देनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अखलाकियात और दीनदारी ही हमें हमेशा फ़ायदा पहुंचाती है और बाकी सब दुनियावी चीज़ें। जहेज़ एक सामान है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियों को जब रुखसत फरमाया तो अपनी हैसियत और अपनी खुशी के मुताबिक कुछ तोहफ़े हदिये दिए। तो वो तोहफ़े हदिये बेटियाँ बाप से, वालिद के घर से लेकर जाती हैं, लेकिन जहेज़ का बाकायदा एक दीन की रस्म बना देना, उसकी डिमांड करना, पेरेंट्स का उसके लिए परेशान होना शरअन बिल्कुल नाजायज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से और आपकी दुख्तरान मुबारक से कहीं से भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि आपने जहेज़ तलब किया हो या किसी ने जहेज़ के लिए स्ट्रगल की हो। तो कल्चर बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रहा है निकाह को, शादी को, और शरीयत के भी मुनाफी है, क्योंकि बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें इसलिए घरों में बैठी हुई हैं कि उनके माँ बाप जहेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका तकाजा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, और ना ही दोनों तरफ से, लड़के और लड़की की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जहेज़ दिया जाएगा। हाँ, माँ बाप की हैसियत है, अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, तोहफ़े हदिये के तौर पे जो चाहें अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं।
बच्चों की शादी की ख्वाहिशमंद फैमिलीज से मुलाकात करके अंदाज़ा हुआ कि उनके सामने इस हवाले से जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि बैरून मुल्क से जो रिश्ते उनके पास आते हैं उनकी इंक्वायरी कैसे की जाए, कैसे किसी अजनबी फैमिली पे या किसी फ़र्द वाहिद पे भरोसा किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कराची के एक मारूफ इमिग्रेशन लॉयर से बात की और उनसे पूछा कि इस मसले का हल क्या है। आइए आपको सुनवाते हैं। एक लड़की जिसकी शादी पाकिस्तान में हुई, जिसको मैं पर्सनली जानता था, उसकी शादी यहाँ पे हुई, लड़का वहाँ से आया और लड़की को पसंद करके बाकायदा लव मैरिज करके यहाँ से वो लेकर गया। और हुआ क्या कि वो जो उसकी वालदा थी वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा अटैच थी, और जो बाद में हमें पता चला कि वो वहाँ पे सफली अमल लोगों पे करवाए करती थी और काले जादू करवाए करती थी। अच्छा, बेटा जो था उनके पूरे कंट्रोल में था। वो अच्छी पढ़ी लिखी डिसेंट लड़की थी और मास्टर्स किया हुआ था उसने, और बड़ी हाई फाई एम्बेसी के अंदर काम करती थी। मैं एम्बेसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ी हाई फाई एम्बेसी में वो काम करती थी। हुआ क्या कि बेटा उनके कंट्रोल में आ गया और बेटे ने उनको लड़की पे तशद्दुद शुरू कर दिया और उस लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। पूरे ख़ानदान ने परेशान करना शुरू कर दिया उसको। सारी चीज़ें उसने बताई। मैंने फिर क्या कि मैंने कहा कि तुम वहाँ पे जो लीगल, सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट करो कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। वहाँ से उसको पुलिस में उसने इस केस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने पहले आके इस मामले को दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश की कि पैचअप हो जाए, लेकिन फिर उसके साथ बुरा सलूक किया गया। मैंने कहा फिर तुम इसको पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस में रिपोर्ट हुई इसकी, और उसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए वो लड़की वहाँ से हट गई। वो लड़की ने वहाँ पे फिर अजाइलम ले लिया, और उनकी जो ससुराल वाले थे उनको भरपूर तरीके से उन्होंने उस लड़की के लिए परेशानियां वहाँ पे खड़ी की। लेकिन यूके का कानून है जो कि पूरी सपोर्ट करता है, और हमने इसकी वहाँ पे भरपूर मदद की। हमारी वहाँ पे मेरे दोस्त बड़े अच्छे वहाँ पे लॉयर हैं। मैंने उनको बोला इस केस को प्लीट करो, और वो केस प्लीट हुआ, और किसी तरह से फिर उनको उस लड़की को उसकी जान वहाँ से अपने ससुराल वालों से छूटी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे बाद फिर वो लड़का जो था वो जादू के असर से बाहर आया। उसका दिमाग वो सेटल डाउन हुआ, परेशान हुआ। फिर उसको अपनी बीवी की याद आई, वो अपनी बीवी के पास दोबारा चला गया, और वो मामले जो है वो दोबारा से वो पैचअप हो गया, और उसने अपने वालिदैन को, अपने लोगों को वहाँ पे उसने छोड़ दिया। ऐसे भी केसेस होते हैं। तो मेरी एडवाइस है आप लोगों के कि शादी करने से पहले छानबीन ज़रूर करें। बग़ैर छानबीन के आप कोई ऐसी अपने रिश्ते को ना करें कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और जिस जगह भी शादी करें वहाँ के कानून को आप समझें कि वहाँ के कानून क्या हैं। लड़की को आप हर चीज़ बता कर भेजें कि उसके साथ क्या हो सकता है, और उसको वहाँ पे किस तरह से इस चीज़ को एक्ट किया जा सकता है, वो किस तरह से अपने आप को सेव कर सकती है। आप बातों में बातचीत करते हुए उनसे उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछ लें। अब जब आप सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको उस लड़के के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि उसने वहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, उसके बैड डेट्स क्या है, उसकी एक वर्थ वहाँ की पता चल जाती है, और वो उसका अगर वो किसी क्रिमिनल चीज़ में इन्वॉल्व है तो वो भी उसकी वहाँ पे चीज़ पता चल जाती है। तो आप अपने रिश्ता करने से पहले उस पर लड़के का सोशल सिक्योरिटी नंबर पता करें, ताकि आने वाले जो खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसके बारे में पहले से प्रॉब्लम को आप उसको रोक सकें, उस चीज़ को, और उसको उस रिश्ते से इनकार कर सकें। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में सुनने आया है कि लड़के की पहले शादी वहाँ पे पेपर मैरिजेस हुई हुई है, लेकिन वो शादी करने के लिए वो यहाँ पर आया और शादी करके ले गया। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि वो अपनी उस बीवी को वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं करवाते, क्योंकि उनकी ऑलरेडी वहाँ पे उनकी शादी हुई भी होती है तो रजिस्टर्ड नहीं कराते। एक आप निकाह करवाते हैं, पाकिस्तान में ज़रूर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ जाके रजिस्टर्ड नहीं करवा लेते। तो ये एक प्रोसेस है। वो नहीं चाहते कि उनकी जो आने वाली नस्लें जो हैं वो बाहर से हों, वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली नस्लें पाकिस्तानी हो, तो ये मुसलमान हो। ये एक बड़ा फैक्टर वहाँ पे है। करेंगे घर वालों की पसंद से जो वैल्यूज़ मेरी हैं वो पूरी चेंज हो रही है, और इसमें घर वालों की रजामंदी हुई ऑफ कोर्स, उसके बगैर नहीं। क्या वैल्यूज़ हैं आपकी? मेरी वैल्यूज़ क्या हैं? मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो ये है कि मेरी ऑफ कोर्स दीनी चीज़ें कुछ बेसिक लेवल पर जो है ये पूरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी औरत हो वो रिस्पेक्ट करे उन चीज़ों को, मज़हब को। ठीक है, वो डिसरिस्पेक्ट जो वो ना करे। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है, यहाँ से होता है शुरू। ठीक है, और बाकी बेसिक चीज़ें के पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, बोलना चालना अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए,
बिल्कुल सही है। और उसके आगे अगर तो मेरे पेरेंट्स डिसएग्री करते हैं तो आई एम सॉरी, मैं उस पर भी नहीं मान सकता। शादी के मामले में नेक लड़की क्यों ढूंढते हैं? मतलब नेक से क्या कोई अच्छे इंसान का पता चलता है? नहीं, मतलब अगर बीवी नेक होगी तो जो है ना उससे अगर औरत जैसे कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी हो तो उससे नस्लें संवर जाती हैं, इसी तरह अगर बीवी नेक हो तो बच्चे भी नेक पैदा होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो शादी आप अपनी पसंद से करेंगे घर वालों की पसंद से? नहीं, अपनी पसंद से करूँगा। अच्छा, अपनी घर वालों की पसंद से क्यों नहीं? बस क्योंकि रहना मैंने है उसके साथ, तो मैं अपनी पसंद से करूँगा। अच्छा, तो उसमें ये होता है जैसे वालदा हैं वो अगर माइंड कर जाएं इस बात को? नहीं, मेरे घर वाले मेरी बात से राज़ी हो जाएंगे, मुझे पता है ना। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। शादी के बाद नौकरी करने देंगे बेगम को? हाँ, करने दूंगा, बिल्कुल। अच्छा, और इसमें अगर घर वालों ने कहा कि नहीं करने दो तो? नहीं, उसमें मेरा ज़्यादा इख्तियार होगा ना। हाँ, मेरे फैसले की ज़्यादा अहमियत है ना। लेकिन गाड़ी के दो पहिए भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे दोनों को, लेकिन होता ही है कि एक ही पहिया जो है वो ज़्यादा चल रहा होता है। बस वही पहिया ही ज़्यादा चलता है जो ज़्यादा चल रहा होता है। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे? आप डेमोक्रेसी चाहेंगे घर के अंदर कि दोनों की बात चले, या आप चाहेंगे कि जी उसमें डिक्टेटरशिप हो और आपकी बात चले? सर, होती तो डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी तो होती नहीं है। हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? अच्छा, हम खुद भी उसका हिस्सा बन जाते हैं फिर। आपने अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचा है, क्या इमेज बनाया है, क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए? लाइफ पार्टनर बेसिकली अच्छा इंसान होना चाहिए, और अच्छे इंसान के साथ ये है कि वो नफीस हो, वो खुश शक्ल हो, खुश इखलाक हो, उसको रख रखाव का पता हो, ख़ानदानी जो आपके मैनर्स हैं वो जानता हो, कोई अच्छे जो है उसकी एजुकेशन भी अच्छी हो, तो ये सारा सिलसिला जो है ये मैटर करता है। आपका लाइफ पार्टनर आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, क्योंकि आपने उसके साथ लाइफ के 40-50 साल गुजारने होते हैं। हमारी जो सोसाइटी है ये अभी जो है बहुत सारी मतलब तबकाती सिस्टम का शिकार हुई है, ठीक है। तो इसमें कोई जो मतलब ख़ास करके जो लड़के हैं वो जब जॉबलेस होते हैं तो उनसे पहले डिमांड की जाती है कि आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास कोठी होनी चाहिए, आपकी जॉब जो है वो 4 डिजिट 5 डिजिट में होनी चाहिए, ठीक है, आपकी इतनी सैलरी आ रही हो। तो ये सारा कुछ यानी कि एक 24 साल के 25 साल के या तक 30 साल के लड़के से वो एक्सपेक्टेशनें की जाती हैं जो उनका वो खुद का जो वालिद होता है वो पूरी 60 साल की उम्र लगा के नहीं कर सकता होता। तो वो ये बेसिकली ये पैटर्न चेंज होना चाहिए। पैटर्न ये होना चाहिए कि आप एक अच्छा इंसान देखें और उसके साथ जो है वो सादगी से निकाह करें। बड़े घरों में रिश्तेदारियाँ कर रहे हैं, छोटे घर जो है उनकी बेटियाँ जो है उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो जेज़ एक बहुत बड़ी लानत है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसके ख़िलाफ़ भी मूवमेंट चलनी चाहिए प्रॉपर, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं, कौमी सवाल हैं जो हल तलब है। लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ पार्टनर को लॉयल होना चाहिए और हर अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अप्स भी आते रहते हैं, डाउन्स भी आते रहते हैं। शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे या घर वालों की पसंद से? इट डिपेंड्स। अभी तक कोई एज सच पसंद नहीं आई, अगर नहीं आई तो मजबूरन घर वालों की मर्ज़ी से करनी पड़ेगी। ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि माँ और बीवी के बीच में जो हस्बैंड्स हैं या मर्द हैं वो एक बैलेंस होता है वो नहीं क्रिएट कर पाते। इसमें सिर्फ सबसे बड़ी गलती होती है वो मर्द की होती है। ठीक है, माँ का दर्जा हमेशा ऊपर रहता है इसमें तो, लेकिन जहाँ तक बात है बीवी की, बीवी का भी एक दर्जा है। ऑब्वियसली वो अपना घर छोड़ कर आ रही है, वो अपनी फैमिली छोड़ कर आ रही है, वो सोसाइटी में एक नई जगह, तो हमारा काम है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। बेशक अगर हमारे घर वाले गलत हैं हम उनको बोलें कि ये नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादती नहीं कर सकते। तो मर्द अगर चाहे तो एक बैलेंस मेंटेन कर सकता है। अगर आप कहते हैं कि औरत और बीवी में लड़ाइयाँ चली तो ये मर्द की कमज़ोरी है। नौकरी करना चाहिए लड़की को शादी के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को नौकरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न है क्योंकि लड़की की जो ज़िंदगी का मेन मकसद है ना, आप लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन वो है अच्छी परवरिश करना। उसने आने वाली जनरेशन की परवरिश करके उनको आगे के लिए ट्रेन करना है। तो जो भी मोरल्स हैं, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, वो आगे उसके बच्चे देखेंगे। तो अगर वो नौकरी करेगी तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगी, बच्चों को टाइम नहीं दे पाएगी तो बच्चे इस जनरेशन में चलने के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकेंगे। जी, तो आपने देखा कि हमने कुछ नौजवानों से यहाँ पे बात की शादी के मौजू पे, और इससे अंदाज़ा होता है कि नौजवान जो है वो कितने क्लियर हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और कितनी खूबसूरती के साथ वो अपनी फ्यूचर लाइफ को प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि शादियाँ एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई हैं। शादियों के अखराजात, उन्हें अफोर्ड करना, फिर बैंक्वेट्स का अहतमाम, और फिर डिज़ाइनर वेयर जो हैं वो सारी चीज़ें इतना बड़ा एक मसला बन गई हैं कि अच्छी खासी साहिब सरवत फैमिलीज़ भी आसानी से उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन इस्लामाबाद में एक इदारा ऐसा मौजूद है
जो इस मुश्किल को न सिर्फ ये कि आसान कर रहा है बल्कि उसको अपनी दीनी खिदमत समझकर बरसों से अंजाम दे रहा है। ये इदारा है मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है बल्कि यहाँ पर बच्चे बच्चियों के लिए जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं रिश्तों का एहतमाम किया जाता है, उनकी तलाश की जाती है, उसके बाद शादी की तकरीब का एहतमाम होता है, फिर वलीमा है और उसके अलावा जो दीगर उसके लवाजमात हैं उनका एहतमाम भी होता है। तो इस इदारे के सरबराह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मस्जिद का रोल इस हवाले से क्या है। जनाब डॉक्टर उबैदुर रहमान बशीर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन शादियों के हवाले से, बच्चों के रिश्तों की तलाश के हवाले से, बच्चे बच्चियों की क्या काम कर रही है? रिश्तों की तलाश हो या उसके बाद रिश्ता होने की सूरत में किसी तकरीब का इनेकाद हो, दोनों सूरतों में मस्जिद रहमतुल आलमीन का 22वां शोबा काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो अहम बात है कि शहरी ज़िंदगी में हमारे समाजी मसाइल बढ़ चुके हैं और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो वालिदैन को पेश आते हैं, भाइयों को पेश आते हैं, बड़ी बहनों को पेश आते हैं। ये वो मसाइल हैं, इनका बेहतरीन हल मसाजिद के पास है। क्योंकि मस्जिद हमारा मरकज़ था लेकिन मरकज़ हमने छोड़ दिया, मरकज़ हमने बंद कर दिया। इस मरकज़ को जब हम फ़ाल करते हैं तो बूढ़े बाप को अपनी बेटी के लिए रिश्ते भी मिलते हैं। जो भाई अपनी बेटियों और बहनों के लिए कोई रिश्ते तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर सहूलत बनती है। सबसे पहले यहाँ पे एक रिश्ता फॉर्म मिलता है, वो फिल होता है। उसके बाद कोई शादी करना चाहता है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, उसका डाटा हमारे पास इकट्ठा होता है और उसके बाद जो मुनासिब रिश्ते होते हैं मस्जिद रहमतुल आलमीन उनका आगे रिकमेंड कर देती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि शादी का फंक्शन, इस वक्त आप किसी भी सतह पे जाके किसी बाप से इंटरव्यू कर लें, किसी माँ से पूछ लें, किसी भाई से जो कुंबे का सरबराह हो उससे पूछ लें, उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए वो दोहरी मशक्क़त कर रहा है कि बेटी को रुखसत करना है या अपनी बहन को रुखसत करना है, कर्ज़ ले रहा है, दोहरी तनख्वाहें जो हैं वो जमा करके, काम करके, वो जमा करके अपनी बहन को रुखसत करने की फ़िक्र में है। ऐसा क्यों है? शादी का एक आसान सा जो निज़ाम मस्जिद रहमतुल आलमीन ने मुतारिफ़ करवाया है कि जो तकरीबात के लिए हम लाखों रुपए हमें चाहिए, उसके लिए हॉल फ्री है, कैटरिंग फ्री है, पार्किंग फ्री है, मस्जिद के तमाम सर्विसेज फ्री हैं। वो आएँ, अपनी हमारी जो बहनें और बेटियाँ हैं ये तो हमारे लिए रहमत हैं। इस रहमत को हमने जहमत क्यों बना दिया? इनको शानदार तरीके से, सबसे बड़ी बात है शरीयत के मुताबिक वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर यहाँ से रुखसत कर दें। जो नौजवान शादी करना चाहते हैं वो बजाय बड़े बड़े कर्ज उठा के शादी करें और शादी के बाद जो हसीन तरीन दिन है वो कर्ज़े उतारने में ज़ाया करें और घरों में उलझन का शिकार हों, आए आकर यहाँ से फ्री शादी कर लें। मुफ्त उनको अपना पूरे का पूरा शादी हाल मिलेगा। 100 लोगों तक, 150 लोगों तक यहाँ पे गुंजाइश है। और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तबका, ख़ास तौर पर एलीट क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग भी हैं, सब आगे शादियाँ कर रहे हैं। आजकल के दौर में जब बड़े बड़े बैंक्वेट्स के अंदर शादी करना, शादी हॉल्स में शादी करना, जिनके किराए लाखों रुपए हैं, एक फ़ैशन बन चुका है। लोग इस मस्जिद में आते हैं, यहाँ के शादी करते हैं। तो ये जो इसके पीछे जज्बा कार फरमा है और ये कौन लोग हैं जो इस सुन्नत तरीक़े पर अमल पैरा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल आलमीन है। कभी हमने सोचा कि उनकी सबसे बड़ी रहमत हमारे लिए क्या है? उनके ज़रिए अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी किस रहमत से नवाजा है? सबसे बड़ी रहमत ये है कि दुनिया की तकलीफ़ें या दुनिया की तकलीफ़ों के मुकाबले में सहूलतें किसी काफिर को भी मिल सकती हैं, लेकिन आखिरत की जो आग है उससे बचाने के लिए जो वसीला बने हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो ना होते तो हम कहाँ पे होते? अब यहीं से ये चीज़ समझ लीजिए कि हम शादी कल्चर में जिस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, सबसे पहले वो अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने के मुतरादिफ है। कभी हम ये सोचें कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शादी हालों के सामने तशरीफ़ लाएँ और देखें कि इस उम्मत का इस वक्त खुशी के मौके पे जब अल्लाह की नेमत मिल रही है तो क्या हाल है, तो क्या सूरत हाल होगी। हम अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रख के उस सूरत हाल का जायज़ा लें तो हम मुजरिम हैं, हम अपनी खुशियों को अपने ख़िलाफ़ गवाह बना रहे हैं। असल जज्बा ये है कि हम अपने इस कल्चर को बदलें और लोगों को जो दोज़ख की आग की तरफ बढ़ रहे हैं, शैतान को खुश कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा बड़े गुनाह कबीरा सरेआम शादी के मौके पे होते हैं, उनसे निकाल कर लोगों को वो निज़ाम दें जिसमें वो शरीयत के मुताबिक बाबरकत शादियाँ कर सकें और जिसकी वजह से, जिस बरकत की वजह से हमारी शादियाँ निभा सकें और फिर ये शादियाँ दुनिया के यानी आखिरत का साथ हों। जब अल्लाह को नाराज़ कर लिया, वहाँ पे बेटियों को सरेआम बिठा लिया, जब वहाँ पे वो 40 गुनाह कबीरा कर लिए, अपनी जेब से खर्च करके कर दिए, उससे बड़ा मुजरिम कौन हो सकता है?
तो सबसे बड़ा जज्बा ये है। दूसरा जज्बा ये है कि हमने बूढ़ी माओं को सिसकते देखा, बापों की कमरें टूटती देखती हैं, भाइयों की जवानी में बाल सफ़ेद होते इसलिए देखे कि वो इन शादी हालों के अखराजात अदा करने के लिए कर्ज उठा रहे हैं। ऐसा कर्ज, ऐसा खर्चा जो हम कई लाख भी खर्च करें तो 3 घंटे के बाद ख़त्म है, उसका आइंदा ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं। अगर हम वही सादगी अपनाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सादगी से शादी करते और हम उस खर्चे की बजाय बेटियों के इधर उधर की लाइट्स पे खर्च करने की बजाय, बेटों को इधर उधर के दर्जनों खाने उनके मेहमानों को खिलाने की बजाय उनको हम कोई प्लाट ले देते, उनकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती। उनको हम कोई उनका कारोबार बना देते, उनकी आमदन मुस्तकिल हो जाती। तो हम नमूदो नुमाइश के जिस कल्चर में पड़े हैं, एक है तबलीग करना और एक है निज़ाम की तश्कील करना। इस मस्जिद से सिर्फ तकरीर नहीं होती, तकरीर के बाद निज़ाम की तश्कील होती है। लोगों को एक फॉर्मेट दिया जाता है कि इस पर चल पड़ें, और अल्लाह ताला की तौफीक से सिर्फ 1 साल के अंदर यहाँ से 120 शादियाँ हो चुकी हैं और इसमें हर तबके के लोग शरीक हैं। इसका सबसे बड़ा ये इस बात का सबूत है कि लोगों को अगर डायरेक्शन दी जाए तो वो शरीयत के मुताबिक शादियाँ करेंगे भी और ये कल्चर इंशाल्लाह बनेगा भी। अच्छा, बहुत सारे मैं देखता हूँ कि साहिब सरवत लोग जिन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो भी इस मस्जिद में आकर जो है शादियाँ करते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ कि जब हमने मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के मस्जिद मैरिज हॉल का ऐलान किया तो एक बाप आया जिसने एक बहुत बड़ी मार्की में बुकिंग करवा चुका था। उसने वो मार्की में बुकिंग कैंसिल करवाई और मस्जिद में उसने बेटी को यहाँ से रुखसत किया। वो 26 मुल्कों का एक सफ़र कर चुका है, दुनिया देख चुका है, लेकिन उसके दिल में एक तड़प थी कि मैं जब अपनी बेटे बेटियों को रुखसत करूँ तो शरीयत के मुताबिक करूँ। लेकिन जो उसके पास ऑप्शन दस्तयाब था वो यही था जो हमारे माशरे में है। मुतबादिल हमारे पास अब वो था ही नहीं। जब उसको ये ऑप्शन मिला तो आया और उसने यहाँ से रुखसत की। इसी तरह इसी सेक्टर के बहुत से ऐसे घराने हैं जो अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति भी हैं, लेकिन उन लोगों के दिलों में भी एक जज्बा होता है कि हम इन खुराफात से निकलें। जब उनको एक रास्ता मिला, निज़ाम मिला, जगह मिली, इनको एक साफ़ सुथरा माहौल मिला, वो आए, उन्होंने शादियाँ यहाँ पे की। ये कतन ऐसा नहीं है कि मस्जिदें सिर्फ गरीब लोगों की शादियाँ करवा रही हैं, ये सब के लिए हैं, लेकिन गरीबों को बरह रास्त एक फौरी रिलीफ मिल रहा है, अमीर हजरात भी आ रहे हैं। तो इसलिए माशरे का हर तबका जो आ रहा है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन खुराफात का शिकार हमें, फजूल खर्ची का हम शिकार हैं, उससे निकल जाएं। और ये जब कुरान करीम पढ़ते हैं, इतना बुरा नाम किसी का नहीं मिला जितना फजूल खर्ची करने वालों को मिला है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। मेरे साथ मोहम्मद एहसान हनीफ साहब मौजूद हैं। ये कैसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी शादी के लिए इस मस्जिद का इंतखाब किया और किसी बड़े शादी हॉल या बैंक्वेट में शादी नहीं की? क्यों? इस सवाल के जवाब हम इन्हीं से तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, रिश्ते का जो भी इंतखाब होता है। तो हमने तो बस ये ज़मीन पे जो है हम उसके मतलब जो भी प्लान है उसके मुताबिक हम चलना होता है। तो हम ये बहुत अच्छा एक कदम है जो मस्जिद का इन्होंने इनिशिएट किया है और इसमें पब्लिक के लिए जो है ना कल्चर से हट के जो है ना इन्होंने वो जो गैर इस्लामी चीज़ें होती हैं उससे हट के इन्होंने मस्जिद की तरफ लोगों को राग़िब किया है कि आप लोग आएँ और अपने दीनी तरीके के मुताबिक जो है अपने निकाह को, अपने शादी के रिवाज को आम करें। एक मोहतरमा मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में, इनकी शादी भी यहीं पे हुई थी। उसके अलावा मस्जिद के जो इंतज़ामी मामलात हैं उसमें भी ये वक्तन फ़वक्तन हिस्सा लेती रहती हैं और इन मामलात में शादियाँ जो हैं उनके इंतज़ामात भी शामिल हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका ये तजुर्बा कैसा रहा। ये सुन्नत है कि मस्जिद में निकाह किया जाए, एक तो इससे सुन्नत पूरी होती है, दूसरा आपने ये भी हदीस सुनी होगी कि जिस निकाह पे जितना कम खर्चा होता है वो अल्लाह ताला को उतना पसंदीदा है। इसलिए मस्जिद का इंतखाब किया गया और ताकि इस चीज़ को प्रमोट किया जा सके कि मस्जिद में निकाह करें। और मस्जिद में निकाह पे ज़ाहिर है ख़र्चा कम होता है और हमारे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो ज़्यादा ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकती वो दूसरों की देखा देखी महंगे मैरिज हॉल्स में शादी करती हैं। तो इसकी एक वजह इस कल्चर को प्रमोट करना भी था। शादी चाहे अपनी पसंद की हो या घर वालों की मर्ज़ी की, लेकिन इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि शादी के बाद दोनों तरफ के रिश्तों का एहतराम और लिहाज बरकरार रहना चाहिए। इसी में घर का सुकून भी है और रिश्तों की पायदारी भी। अगर ऐसा ना हो तो ज़िंदगी एक समझौता बनकर रह जाती है। रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।